द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तीखे संपादकीय यानी कि एडिटोरियल का विश्लेषण करेंगे, जिसका शीर्षक है ऑन म्यूट। ऑन म्यूट मतलब साइलेंस। तो इसमें जो एडिटोरियल में जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि क्या भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, ठीक है ना। जो आपका स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जिसको आप हिंदी में रणनीतिक स्वायत्तता कह सकते हैं, ठीक है, वो खो रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन या सरकार की आक्रामक नीतियां हैं, चाहे वो वेनेजुएला में तख्ता पलट की कोशिश हो, ईरान पर करे प्रतिबंध हो या चाबहार पोर्ट जैसे भारत के रणनीतिक हितों पर दबाव, और दूसरी तरफ भारत की मौन या कहें तो कमजोर प्रतिक्रिया। आज के वीडियो में हम गहराई से समझेंगे क्यों भारत अमेरिका के सामने खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहा है। क्या पैक्स सिलिका और नए व्यापार समझौते भारत का चुप्पी की कारण है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या बड़ी शक्तियों का तुष्टीकरण भारत के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रख पाएगा? आज के इस एडिटोरियल में हम न केवल इसकी राजनीति को समझेंगे, बल्कि इसमें इस्तेमाल किए गए कठिन शब्दों और व्याकरण का भी यानी कि ग्रामर का भी बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। लेकिन आपको ये बता दें, अभी वर्ड करेंगे, उसके बाद जो है हम इस एडिटोरियल का जो मतलब कि इस एडिटोरियल में जो सरकार की तीखी आलोचना की गई है उसके बारे में आपको बताएंगे 5 पॉइंट, और सरकार का क्या मतलब कि इसके पक्ष में यानी कि सरकार के पक्ष में क्या मतलब आर्ग्यूमेंट हो सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसलिए बने रहिएगा, जाइएगा कहीं मत। तो पहले वर्ड्स को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जियोपॉलिटिकल टर्मोइल, ये 2-4 दिन पहले भी आया था ये शब्द, और आज भी फिर से हमने इसको डाला है क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहते हैं भू राजनीतिक उथल पुथल, केओस होता है या इनस्टेबिलिटी इन ग्लोबल पॉलिटिकल पावर डायनेमिक्स, ठीक है। यानी कि ग्लोबल अनरेस्ट या इंटरनेशनल डिसऑर्डर, पॉलिटिकल अपहीवल, ये एक अच्छा शब्द है, पॉलिटिकल अपहीवल, वर्ल्ड इनस्टेबिलिटी। तो इसका एंटो हो जाएगा जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ग्लोबल ऑर्डर, इंटरनेशनल काम, पीसफुल रिलेशंस। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हिंदी में कहते हैं रणनीतिक स्वायत्तता। इसको आप सबसे अच्छा कहेंगे इसको इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग विदाउट फुल अलाइनमेंट टू एनी पावर। किसी भी जो बहुत बड़े बड़े पावर हैं, जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया, ये सब बड़े बड़े पावर हैं आज के डेट में, तो उनसे पूरी तरह से जुड़कर बिना जुड़े जो है आप अपना जो आपका जो फॉरेन पॉलिसी का डिसीजन मेकिंग जो होता है वो बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी, सेल्फ रिलायंस इन पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट, सॉवरेन डिसीजन मेकिंग। इसका एंटो हो जाएगा स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस, किसी पर निर्भरता होना, अलायंस, सबसर्वियंस, वैसलेज या एक्सटर्नल कंट्रोल। यूनिलैटरल एक्शन, एक तरफा कार्रवाई कह सकते हैं, डिसीजन टेकन बाय वन कंट्री विदाउट इंटरनेशनल कंसल्टेशन। जैसे आप वेनेजुएला के मामले में देखते हैं, यूनिलैटरल एक्शन है ये अमेरिका का, तो वन साइडेड मूव्स या सोल डिसीजंस, आर्बिट्रेरी एक्शन या इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन। और इसका एंटो हो जाएगा मल्टीलैटरल एक्शंस, इंडिपेंडेंट ज्वाइंट डिसीजंस, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स या कॉन्सेंसस बेस्ड मूव्स, ठीक है। रेजिम चेंज का मतलब होता है फोर्सिबल रिप्लेसमेंट ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट। किसी भी विदेशी सरकार को जो है बलपूर्वक जो है आप उसको हटा देते हैं तो उसको रेजिम चेंज कहा जाता है। जैसे गवर्नमेंट ओवरथ्रो, लीडरशिप रिप्लेसमेंट, कू इम्पोजिशन, इसको कू पढ़ते हैं, पावर ट्रांजिशन बाय फोर्स। इसका एंटो हो जाएगा आपका रेजिम कंटिन्यूटी, उसका बना रहना, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, लेजिटिमेट सक्सेशन, इंटरनल रिफॉर्म। एनेक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने में मिला लेना, टू फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट टेरिटरी इनटू वंस ओन कंट्री। अपने देश में किसी देश के जो एरिया है उसको अपने या टेरिटरी को अपने देश में मिला लेना फोर्सिबली।
ठीक है ना। तो सीज करना होता है, इनकॉर्पोरेट करना, ऑक्यूपाई करना, एब्जॉर्ब करना टेरिटरी, ठीक है ना, एब्जॉर्ब टेरिटरी। और इसका एंट हो जाएगा रिलीज या विड्रॉ फ्रॉम, रेलिंक्विश या डी एनेक्स। सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध, यानी इकोनॉमिक या ट्रेड पेनाल्टीज टू प्रेशर और पनिश अ कंट्री। तो इसको इम्बार्गोज बहुत अच्छा शब्द है, पेनाल्टीज, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस, प्यूनिटिव मेजर्स, ओके। इसका एंटो हो जाएगा इंसेंटिव्स, यानी कि प्रोत्साहन देते हैं आप किसी को, रिवार्ड्स देते हैं, ट्रेड फैसिलिटेशन देते हैं, इकोनॉमिक ऐड करते हैं, ठीक है ना। म्यूटेड रिस्पॉन्स यानी कि मौन या मंद प्रतिक्रिया, या आप कह सकते हैं वीक रिएक्शन। सबड्यूड रिप्लाई, रिस्ट्रेंट रिएक्शन, लो की रिस्पॉन्स, साइलेंट स्टैंस, ठीक है। और इसका एंटो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, वोकल प्रोटेस्ट, आउटस्पोकन क्रिटिसिज्म या फोर्सफुल रिएक्शन। अपीजमेंट का जो मतलब होता है तुष्टिकरण, मतलब यील्डिंग टू एग्रेसिव डिमांड्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए जो एग्रेसिव डिमांड्स होते हैं उस तरफ झुक जाते हैं, आप उसकी तरफ कहीं ना कहीं झुक जाते हैं, चाहे वो डर से हो या किसी भी कारण से हो या उसको खुश करने के लिए हो, तो वो तुष्टिकरण कहा जाता है। इसको कॉन्सिलिएशन कहते हैं, प्लेकेशन कहते हैं, ठीक है, पेसिफिकेशन कहते हैं, कॉन्सेशन मेकिंग भी कहते हैं। और इसका एंट हो जाएगा कन्फ्रंट्रेशन, रेसिस्टेंस, डिफाइंस, अपोजिशन। असर्शन का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज़ को जोर से पेश करना, जोर से मतलब कि उसको फॉर्म डिक्लेयर करना, मतलब फॉर्मली उसको डिक्लेयर करते हैं। तो फॉर्म डिक्लेरेशन, इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स एंड पोजीशन, आप अपने अधिकार को मतलब दावा करते हैं या जोरदार तरीके से उसको रखते हैं, उसको असर्शन कहते हैं। असर्ट से बना ये डिक्लेरेशन, इन्फोर्समेंट, अफर्मेशन, इंसिस्टेंस। इसका एंट हो जाएगा विड्रॉल, कंसेशन, रिट्रीट या यील्डिंग। ओवररीच का मतलब होता है अपनी सीमा को लांघ जाना, अतिक्रमण करना या अतिरेक करना, एक्सेसिव एक्शन बियॉन्ड रीजनेबल लिमिट्स और अथॉरिटी। एक्सेस हो गया, ट्रांसग्रेशन हो गया, इंक्रोचमेंट हो गया, गोइंग टू फार हो गया। और इसका एंटो हो जाएगा रिस्ट्रेंट, मॉडरेशन, सेल्फ लिमिटेशन या मेजर्ड एक्शन। हम आपको वही शब्द देते हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, जो ज़्यादातर यूज़ होता है इस। अनलॉफुल एक्शन, अनलॉफुल एक्शन का जो मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से जो कार्रवाई की जाती है उसको अनलॉफुल एक्शन कहते हैं, ठीक है ना। इलीगल मूव, ब्रीच ऑफ लॉ, प्रोहिबिटेड एक्ट या वायलेशन। और इसका एंटो हो जाएगा लॉफुल एक्शन, लेजिटिमेट स्टेप, लीगल इंटरवेंशन, ऑथराइज्ड मूव। टैरिफ्स यानी कि टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स, याद है कि इंपोर्ट्स में, एक्सपोर्ट पर नहीं, टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट इंडस्ट्री और पनिश पार्टनर्स, ठीक है ना। यानी कि ड्यूटीज़ हो गया, कस्टम्स हो गया, कस्टम्स टैक्स हो गया, या फिर इंपोर्ट लेवीज हो गया, या ट्रेड बैरियर्स। इसका एंटो हो जाएगा फ्री ट्रेड, टैरिफ रिडक्शंस, एग्जेम्पशन या जीरो ड्यूटीज़। रेटरिक का मतलब होता है बयानबाजी, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग, परसुएसिव और इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज। जो रेटरिक इलेक्शन वगैरह में आप देखते होंगे, बड़ा रेटरिक होता है। तो बयानबाजी जो होता है, डिस्कोर्स इसको कह सकते हैं, लैंग्वेज ऑरेटरी कह सकते हैं, प्रोपेगेंडा, ठीक है। और इसका एंटो हो जाएगा साइलेंस, रिस्ट्रेंट इन स्पीच, अंडर स्टेटमेंट, मॉडरेशन। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, द्विपक्षीय व्यापार समझौता। बायलैटरल मतलब वही द्विपक्षीय होता है। टू वे ट्रेड डील, म्यूचुअल कॉमर्स पैक्ट, बाई नेशनल अकॉर्ड, रेसिप्रोकल ट्रेड ट्रीटी। यूनिलैटरल ट्रेड पॉलिसी, इसका एंटो हो जाएगा प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड वॉर या आइसोलेशनिज्म, ठीक है ना। हाई टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप जो होता है वो कोलैबोरेशन होता है इन एडवांस टेक सेक्टर, जो कि अभी पैक्स सिलिका हो रहा है। हाई टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, उच्च प्रौद्योगिकी साझेदारी, मतलब टेक अलायंस, एडवांस इनोवेशन पार्टनरशिप, ठीक है, या फिर स्ट्रेटेजिक टेक कोलैबोरेशन या कटिंग एज कॉपरेशन। तो इसका कटिंग एज मतलब एडवांस, ठीक है। और टेक डीकपलिंग, या फिर आपको टेक्नोलॉजिकल आइसोलेशन या राइवलरी इन इनोवेशन, और फिर सैंक्शन ऑन टेक। चाबहार पोर्ट आप जानते ही हैं, ये ईरानियन पोर्ट था जिसको डेवलप किया गया था इंडिया के द्वारा, और ये दिया गया था अदानी साहब को।
फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया बाईपासिंग पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच बनाने के लिए इंडिया के द्वारा चाबहार पोर्ट को डेवलप किया गया था, जो कि ईरानियन पोर्ट था। और इसको आप स्ट्रेटेजिक सी पोर्ट कह सकते हैं, ट्रांजिट हब कह सकते हैं, कनेक्टिविटी गेटवे कह सकते हैं, INSTC टर्मिनल कह सकते हैं। इसका एंटो हो जाएगा ब्लॉक्ड रूट, पाकिस्तान डिपेंडेंट एक्सेस या ऑल्टरनेटिव डिनाइड आइसोलेशन फ्रॉम लैंड रूट्स। ब्रिक्स समिट यानी कि एक्सपेंडेड ब्रिक्स ग्रुपिंग मीटिंग, ब्रिक्स को B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया और C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। और उसमें प्लस कर दिया गया है कि कुछ लोग मतलब कुछ देश और आ गए हैं, प्लस अदर्स फॉर ग्लोबल साउथ कॉपरेशन। तो इसको मल्टीपोलर फोरम समिट कहते हैं, इमर्जिंग पावर्स मीट कह सकते हैं, नॉन वेस्टर्न ब्लॉक कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, या ग्लोबल साउथ डायलॉग कह सकते हैं। और इसका एंड हो जाएगा G7 समिट या वेस्टर्न अलायंस मीटिंग या यूनिपोलर गैदरिंग या एक्सक्लूसिव क्लब। मल्टी अलाइनमेंट का जो मतलब होता है वो इंगेजिंग मल्टीपल पावर्स, कई सारे जो पावर शक्तियाँ हैं उसको इंगेज करना विदाउट एक्सक्लूसिव अलायंस, ठीक है, जिसको इंडिया का फॉरेन पॉलिसी वेरिएंट है मल्टी अलाइनमेंट, ठीक है। किसी एक के साथ आप नहीं करके आप सभी के साथ आप अपना संबंध बनाते हैं। तो फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप, ओमनी डायरेक्शनल डिप्लोमेसी, ओमनी तो जानते हैं बहु मतलब कि हर जगह, जैसे ओमनी पावर होता है, ओमनी पोटेंट होता है, बैलेंस्ड इंगेजमेंट, प्रैग्मेटिक नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। और इसका एंटो हो जाएगा एक्सक्लूसिव अलाइनमेंट, जैसे नेटो हो गया आपका, ब्लॉक पॉलिटिक्स या वन साइडेड अलायंसेस या फिर बाइपोलर कमिटमेंट। रियल पॉलिटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल या इंटरेस्ट बेस्ड फॉरेन पॉलिसी ओवर आइडियल्स, यानी कि आपका हित कहाँ जुड़ा हुआ है फॉरेन पॉलिसी में आदर्श के बजाय, ठीक है ना। तो उसको वास्तविक राजनीति, जिसको प्रैग्मेटिज्म, पावर पॉलिटिक्स या नेशनल इंटरेस्ट फोकस या कैलकुलेटेड डिप्लोमेसी कहते हैं। और इसका एंटो हो जाएगा आइडियलिज्म, मॉरल फॉरेन पॉलिसी, वैल्यू बेस्ड अप्रोच या प्रिंसिपल्ड स्टैंस। यूनिलैटरलिज्म का मतलब होता है जैसे बायलैटरल होता है उसी तरह यूनिलैटरल होता है, जिसमें आप जो है अकेले काम करते हैं, एक पक्षीय बात, ठीक है ना। सोलो एक्शन, इंडिपेंडेंट पॉलिसी, हेजिमोनिक मूव्स, गो इट अलोन अप्रोच या सुप्रीमेसी, तो इसका हो जाएगा हेजिमोनी का, तो गो इट अलोन अप्रोच। और इसका मल्टीलैटरलिज्म या कॉपरेशन या कॉन्सेंसस बिल्डिंग या कलेक्टिव सिक्योरिटी। हेजिमनी क्या होता है, प्रभुत्व या वर्चस्व, बड़ा अच्छा शब्द है ना हेजिमनी। सुप्रीमेसी, डोमिनेंस, लीडरशिप, इम्पोजिशन, कंट्रोल। इसका एंटो इक्वालिटी, मल्टीपोलरिटी, बैलेंस ऑफ पावर, नॉन डोमिनेशन। मल्टीपोलरिटी, बहुध्रुवीयता, ठीक है ना। मल्टीपोलर जैसे बाइपोलर, यूनिपोलर, मल्टीपोलर, ठीक है। तो जिसमें ना पॉलीसेंट्रिक, पॉली मतलब बहुत, तो पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर, प्लूरल ऑर्डर, बैलेंस्ड ग्लोबल सिस्टम। इसका एंटो हो जाएगा यूनिपोलरिटी, बाइपोलरिटी, सिंगल हेजिमनी या मोनोपोलर डोमिनेंस। कनेक्टिविटी का जानते ही हैं क्या होता है। कनेक्टिविटी मतलब होता है लिंकिंग, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्स फॉर ट्रेड एक्सेस, कनेक्टिविटी है वो। लिंकेजेस या बस कहते हैं ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, ट्रेड कॉरिडोर्स या रीजनल इंटीग्रेशन। इसका एंटो हो जाएगा आइसोलेशन, डिसकनेक्शन, बैरियर्स या ब्लॉकेड। वेवर का मतलब होता है टेम्पररी एग्जेम्पशन देते हैं, छूट या माफ़ी। एग्जेम्पशन हो गया डिस्पेंसेशन, एक्सेप्शन या रिलीफ। एंटो या इन्फोर्समेंट, फुल एप्लीकेशन, पेनल्टी या फिर रेस्ट्रिक्शन। डिक्टेट का मतलब होता है आदेश या हुक्मनामा, यानी कि ऑथोरिटेटिव कमांड और अल्टीमेट। अल्टीमेटम कह सकते हैं, डिक्री कह सकते हैं, फिएट कह सकते हैं, कोर्सिव डिमांड कह सकते हैं। इसका एंटो निगोशिएशन, म्यूचुअल एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज या डायलॉग। पॉली क्राइसिस, तो पॉली क्राइसिस का मतलब होता है क्राइसिस में संकट, पॉली मतलब बहुत, तो कंपाउंड क्राइसिस, इंटरलॉकिंग इमरजेंसी, सिस्टमिक टर्मोइल या कैस्केडिंग प्रॉब्लम्स। एंटो हो जाएगा स्टेबिलिटी, सिंगल इशू चैलेंज या मैनेज्ड ऑर्डर या फिर रेजिलियंस। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार फिर से आपको वहाँ ले चलते हैं जहाँ ज़रूरी है जाना। तो ये जो है कह रहा है ऑन म्यूट। ऑन म्यूट का मतलब हो गया साइलेंस,
ठीक है ना। आपका जो चुप्पी यानी कि मौन जो रवैया अपनाए हुए हैं उसी पर ये पूरा एडिटोरियल है। इंडियाज इंटरेस्ट कैन बी सिक्योर्ड, सिक्योर्ड मतलब प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड। तो इंडिया का जो इंटरेस्ट ना, हित जो है उसको, उसकी रक्षा की जा सकती है केवल बाय असर्शन, एपर्सन दावा या उसको रख मतलब कि जोरदार तरीके से रखकर ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब अभी आपको जस्ट समझाया है। ये जो आपका इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि किसी शक्ति के दबाव में उसका ये होना चाहिए। तो उसका असर्शन करना चाहिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, तभी आप जो है अपने इंटरेस्ट को, यहाँ की भारत का जो हित है उसको आप रक्षा कर सकते हैं। मैं आपको इस एडिटोरियल में लाइन बाय लाइन समझाने से पहले आपको इस एडिटोरियल का कुछ बातें जो इस एडिटोरियल में कही जा रही है, जैसे कि एडिटोरियल का जो ये पक्ष है और जो सरकार का जो पक्ष है, जो मतलब कि आपको हम प्रॉस एंड कॉन्स हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे के दो पहलू हैं, ठीक है। चलिए पहले समझते हैं कि आखिर क्यों इस एडिटोरियल में सरकार की आलोचना की गई है। तो पहला क्या है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो कि अभी आपको समझाया, ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर प्रहार है, यानी कि उस पर हमला है। भारत हमेशा से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन आज जब अमेरिका खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, तब भारत की चुप्पी यह सवाल करती है कि क्या हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अब सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई है? क्या हम एक विश्वगुरु के रूप में नहीं बल्कि एक मुखदर्शक के रूप में उभरे हैं? दूसरा जो एडिटोरियल का कहना है कि आर्थिक हितों और मध्यम वर्ग की चिंता, सरकार का यह मौन सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, इसका सीधा असर आम भारतीय की जेब पर पड़ेगा। अगर हम अमेरिकी दबाव में आकर ईरान और रूस से सस्ता के तेल खरीदना बंद कर देते हैं तो देश में महंगाई का जो सैलाब आएगा उसका जवाबदेह कौन होगा? क्या 500% टैरिफ की धमकी के आगे घुटने टेकना भी हमारी नई आर्थिक नीति है? तीसरा जो एडिटोरियल का कहना है कि ऐतिहासिक संबंधों और विश्वसनीयता का सवाल, ईरान के साथ हमारे संबंध सदियों पुराने हैं। चाबहार पोर्ट में हमने अरबों डॉलर इसलिए नहीं लगाए थे कि एक ट्वीट के डर से हम वहां से बोरिया बिस्तर समेट लें। अगर भारत जरूरत के समय अपने पुराने दोस्तों के साथ खड़ा नहीं हो सकता तो भविष्य में कोई भी देश भारत को एक विश्वसनीय यानी कि रिलायबल पार्टनर के रूप में कैसे देखेगा? और चौथा जो तर्क है वो है 2019 की गलती को दोहराओ, ठीक है ना। यानी कि 2019 में हमने अमेरिका को खुश करने के लिए वेनेजुएला और ईरान से तेल लेना बंद किया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? न कोई बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट, न ही कोई विशेष रियायत। आज फिर हम वही गलती कर रहे हैं। तुष्टीकरण कभी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, यह केवल सामने वाले की भूख और बढ़ाता है। और पांचवा और अंतिम जो इसका तर्क है सरकार की इस रवैये के खिलाफ, वो ये है कि ग्लोबल रेपुटेशन पर आपका प्रश्न उठ रहा है। मतलब इस साल भारत ब्रिक्स प्लस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। एक तरफ हम ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ जब हम दक्षिण अमेरिका या मध्य पूर्व के देशों पर अन्याय होता है तो हम अपनी गहरी चिंता जैसे खोखले शब्दों के पीछे छिप जाते हैं। यह विरोधाभास हमारी वैश्विक छवि को धूमिल कर रहा है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। कूटनीति में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा, कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी, तो सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। सरकार के पास अपनी चुप्पी के कुछ बहुत ठोस कारण हो सकते हैं, जैसे कि पहला, नेशनल इंटरेस्ट अबव रेटरिक, यानी कि बयानबाजी से ऊपर राष्ट्रीय हित। सरकार का तर्क यह हो सकता है कि विदेश नीति भावनाओं या नारों से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से चलती है। अमेरिका के खिलाफ कड़े बयान देने से हमें कुछ पल की वाहवाही तो मिल सकती है, लेकिन इससे हमारे व्यापारिक हितों, H-1B वीज़ा और रक्षा सौदों पर खतरा मंडराने लगेगा। कभी कभी चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड साइलेंस होती है।
दूसरा जो तर्क हो सकता है सरकार की तरफ से वो है चाइना फैक्टर, जो कि बहुत बड़ा तर्क है। चीन की चुनौती भारत के लिए आज सबसे बड़ा खतरा ईरान या वेनेजुला में नहीं बल्कि हमारी अपनी सीमाओं पर है। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत को अमेरिका के साथ एक मजबूत टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस पार्टनरशिप की ज़रूरत है। अगर हम छोटे छोटे मुद्दों पर अमेरिका से उलझेंगे तो हम अपनी मुख्य प्राथमिकता यानी इंडो पैसिफिक की सुरक्षा में भटक सकते हैं। तीसरा जो तर्क दिया जा सकता है सरकार के पक्ष में वो ये है कि ट्रांजिशनिंग एनर्जी नीड्स, बदलती ऊर्जा ज़रूरतें जो हैं उसके बारे में आलोचक कह रहे हैं कि हमने सस्ता तेल छोड़ दिया, लेकिन सरकार यह तर्क दे सकती है कि हम अपनी ऊर्जा निर्भरता को विविधता दे रहे हैं। हम केवल एक या दो देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। अमेरिका के साथ पैक्स सिलिका जैसे हाईटेक समझौते में शामिल होने का मतलब है भविष्य की ऊर्जा और यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर और चिप मेकिंग में भारत की पकड़ मजबूत करना, जो लंबे समय में तेल से ज़्यादा कीमती है। और चौथा तर्क है द आर्ट ऑफ बैक चैनल डिप्लोमेसी, यानी कि यह जरूरी नहीं कि भारत जो कुछ भी कर रहा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताया जाए। भारत अक्सर क्वाइट डिप्लोमेसी यानी कि शांत कूटनीति में विश्वास रखता है। यूक्रेन युद्ध के समय भी भारत ने पश्चिमी दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीदा था। हो सकता है सरकार पर्दे के पीछे अमेरिका के साथ बातचीत कर रही हो ताकि चाबहार पोर्ट और अन्य हितों पर रियायत मिल सके बिना किसी सार्वजनिक टकराव के। और जैसा कि आपने ये सारे तर्क सुना और इन दोनों पक्षों को रखने के बाद इस पर निष्कर्ष दे सकते हैं, तो एक तरफ है स्वाभिमान और दूसरी तरफ है व्यावहारिकता यानी कि प्रैग्मेटिज्म। क्या भारत को एक निडर आवाज़ बनना चाहिए या एक चतुर खिलाड़ी जो चुपचाप अपना काम निकालता है? असलियत शायद इन दोनों के बीच कड़ी है। तो आइए अब समझते हैं एडिटोरियल को लाइन बाय लाइन। ठीक है। द न्यू ईयर हैज़ ब्रॉट, ये न्यू ईयर को बना दिया है यहाँ पर क्या सब्जेक्ट, तो इसने जो है ब्रॉट लिटिल चेंज, ये कोई खास बदलाव नहीं लाया है। किस चीज़ में? इन जियो पॉलिटिकल टर्मोइल। जो पहले जियो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था वो आज भी वैसे ही चल रहा है, जिसकी शुरुआत की गई थी अनलिस्ट बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना। तो द न्यू ईयर हैज़ ब्रॉट लिटिल चेंज। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब और ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये इन द जियोपॉलिटिकल टर्मोइल, इन द जियोपॉलिटिकल टर्मोइल जो है ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, जिसको ये जियोपॉलिटिकल टर्मोइल जो है इसके बारे में बोला विच वाज अनलिस्ट या विच हैज़ बीन अनलिस्ट। ठीक है ना। तो जिसकी शुरुआत की गई थी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। बिगिनिंग विथ ये बता रहा है इस टर्मोइल, ये टर्मोइल के बारे में या इस चेंज के बारे में जो कि शुरुआत हुआ था। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं विच बिगेन विथ। ठीक है ना, लेकिन वो थोड़ा सा फ्लो नहीं आता है उसमें, तो इसलिए जो है पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है। तो बिगिनिंग विद द यूएस अनलॉफुल एक्शन, जिसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका का, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी ऐसे अनलॉफुल एक्शन यानी कि जो एक तरीके से गलत एक कार्रवाई थी वेनेजुएला पे। अनलॉफुल था मतलब कि कानून के विरुद्ध था। कानून तो नहीं कहे इस मतलब कि वैध नहीं था ये। ठीक है, अवैध एक्शन था ये इन वेनेजुएला में। फॉलोड बाय, ये भी पार्टिसिपल है, जिसके मतलब कि एक तरीके से इसको विच वाज फॉलोड बाय यानी कि जिसके बाद हुआ क्या, बाय थ्रेट्स, इसकी धमकी आई टू कैरी आउट सिमिलर रेजिम चेंजिंग ऑपरेशन। ठीक है ना, कि ये जो है अंजाम देंगे, कैरी आउट मतलब एग्जीक्यूट करेंगे, सिमिलर उसी तरह का रेजिम चेंजिंग यानी कि शासन को बदलने का जो ऑपरेशन चलाएंगे वो इन साउथ अमेरिका में एंड स्टेटेड प्लान्स, और दूसरा और क्या है स्टेटेड प्लान्स टू एनेक्स। और इन स्टेटेड जो है यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। स्टेटेड मतलब घोषित, और ये जो उनकी योजना है टू एनेक्स ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड को अपने में शामिल करने का उनका जो ये है। तो इसके बाद ये धमकी आई कि वो जो है क्या करेंगे, सिमिलर रेजिम चेंजिंग ऑपरेशन करेंगे साउथ अमेरिका में। और क्या करेंगे, स्टेटेड प्लान्स बताया उन्होंने कि वो जो है ग्रीनलैंड को अपने
देश में शामिल कर लेंगे, एनेक्स करेंगे। द यूएस कांग्रेस इज नाउ एक्सपेक्टेड, अब कह रहा है कि यूएस कांग्रेस जो है आपका, जो वहाँ की संसद है, इज नाउ एक्सपेक्टेड, उम्मीद की जा रही है उनसे कि वो डिस्कस करेंगे अ न्यू लॉ, एक नया कानून पर वो डिस्कस करेंगे, दैट मैंडेट्स, जो अनिवार्य बनाता है अप टू 5% इन टैरिफ्स, ठीक है ना, यानी कि 500% तक, ठीक है, टैरिफ्स में बढ़ोतरी का वो अनिवार्य बनाता है ऑन कंट्रीज, उन देशों में जो खरीद रहे हैं, ठीक है, ये पार्टिसिपल है, जो खरीद रहे हैं ऑयल और यूरेनियम फ्रॉम रशिया, यानी कि जो ऑयल और यूरेनियम खरीद रहे हैं, तो ऐसे देशों में 500% तक टैरिफ को बढ़ाना, ठीक है ना, उसका वो मतलब वो अनिवार्य बनाता है, और वो बनाता है कौन, एक नया लॉ, ठीक है। द यूएस ऑल्सो स्टेप्ड अप, अमेरिका जो है उसने स्टेप अप किया, मतलब बढ़ा दिया है, इट्स रेटरिक, अपनी बयानबाजी, अगेंस्ट ईरान, ईरान के खिलाफ अपनी बयानबाजी बढ़ा दिया है, फॉर फॉर क्रैकडाउन्स, यानी कि क्रैकडाउन्स के लिए, अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स, यानी कि जो प्रदर्शनकारी है ना, जो ईरान के द्वारा उस पर जो क्रैकडाउन्स किए गए हैं, उस पर जो है उसको दबाने का काम, या उस पर जो है बर्बरता पूर्वक उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो क्रैकडाउन्स जो किए हैं ईरान के द्वारा, तो उसके लेकर अमेरिका ने अपनी बयानबाजी बढ़ा दी है, इम्पोजिंग मोर सैंक्शंस, ठीक है ना, तो यही चीज़ है, स्टेप अप से ही ये इम्पोजिंग आ रहा है, यानी कि इसने जो स्टेप अप किया और क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबंध लगाए, ऑन थ्रेटनिंग टू अटैक इट, और क्या कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं इस पर, ईरान पर हमले करने की। इन ए सोशल मीडिया पोस्ट, एक सोशल मीडिया के पोस्ट में, यानी कि ट्विटर हो गया, जैसे एक्स कहते हैं जिसको, मिस्टर ट्रंप ने कहा दैट ही वुड लेवी, वो जो लगाएंगे, इम्पोज, लेवी मतलब इम्पोज, एन एडिशनल 25% टैरिफ, अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाएंगे ऑन ट्रेड, उन व्यापार पर, विथ एनी कंट्री, किसी भी मतलब कि देश के मतलब कि ट्रेड के साथ, ठीक है, यानी कि किसी भी देश के साथ जो ट्रेड होगा उस पर 25% का एडिशनल टैरिफ लगाएंगे, जो बिजनेस करते हैं या बिजनेस कर रहे हैं ईरान के साथ, एंड द यूएस इज पुशिंग, और यूएस जो है, अमेरिका जो है, वो दबाव डाल रहा है भारत में कि वो बंद करे ऑपरेशंस को, मतलब कि जो वहाँ पर परिचालन है, ठीक है ना, वाइंड अप का मतलब मतलब कि बंद करना, एंड करना, या उसको ख़त्म करना, तो वाइंड अप ऑपरेशंस एट चाबहार पोर्ट में अपने परिचालन को या ऑपरेशन को बंद करे, इसके लिए इंडिया को पुश कर रहा है यूएस, वेयर, जहां ये चाबहार पोर्ट में इंडिया जो है इन्वेस्ट किया है बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अरबों रुपये मतलब डॉलर्स जो है उन्होंने वहां पर इन्वेस्ट किए हैं। इन द फेस ऑफ सच एग्रेसिव एंड यूनिलैटरल एक्शन, ठीक है, इस तरह के आक्रामक और एक पक्षीय या एक तरफा जो कार्रवाई है, उसके सामने न्यू दिल्ली का जो रिस्पॉन्स है, जो प्रतिक्रिया जो है, हैव बीन म्यूटेड, वो कैसा रहा है, वो म्यूटेड रहा है। म्यूटेड यहाँ पर जो है ना, वर्ब नहीं है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है। तो न्यू दिल्ली का जो रिस्पॉन्स है वो कैसा रहा है, वो म्यूटेड रहा है, व्हेन नॉट वीक, भले ही वो कमज़ोर ना रहे, ठीक है, भले ही वो कमज़ोर ना रहे, इफ़ नॉट वीक या व्हेन नॉट वीक, ठीक है, लेकिन ये मंद या मौन तो जरूर रहा है, बड़ा साइलेंट रहा है, ठीक है। तो साइलेंट जो रहा है वो वीक ही होता है, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये जो विदेश मंत्रालय है, ठीक है, हैज़ एक्सप्रेस्ड, उसने व्यक्त किया था, डीप कंसर्न, मतलब गहरी चिंता व्यक्त किया था, ओवर इवेंट्स इन वेनेजुएला, यानी कि वेनेजुएला में जो घटना घटी थी राष्ट्रपति को अगवा करने के, तो उस पर जो है आपका जो भारत का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, यानी कि विदेश मंत्रालय है, एक गहरी चिंता व्यक्त की थी, बट डिड नॉट, लेकिन इन्होंने जो है
जिक्र नहीं किया, मेंशन नहीं किया यूएस का एग्रेजियस एक्शन ऑफ किडनैपिंग द वेनेजुएलन प्रेसिडेंट एंड हिज वाइफ। लेकिन इन्होंने जिक्र नहीं किया यूएस का जो यही बहुत निंदनीय, बहुत ही घटिया जो एक्शन है, जो कार्रवाई है अगवा करने की वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उसके वाइफ को, उनके वाइफ को, उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। नॉट डिड इट, न ही, नॉट के बाद जो है ना पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है, नॉट डिड इट, न ही जो है यह संदर्भ दिया या जिक्र किया द वायलेशन ऑफ बेसिक टेनेट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का, ठीक है, जो मूलभूत सिद्धांत के जो उल्लंघन है उसके बारे में इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया, कोई रेफरेंस नहीं दिया। नो स्टेटमेंट हैज़ बीन मेड, किसी भी तरह का बयान जो है नहीं दिया गया ऑन द थ्रेट्स, उन थ्रेट्स पर, यानी कि उन धमकी पर अगेंस्ट द अदर कंट्रीज़, ठीक है, जो अन्य कंट्रीज़ के खिलाफ जो धमकी दी गई थी अमेरिका के द्वारा, उस पर भी कोई बयान नहीं दिए गए, जैसे कि क्यूबा और कोलंबिया को लेकर धमकी दी गई थी। तो एडिटोरियल ये भी कहता है कि प्रिजम्बली, शायद, एज दे आर नॉट इन इंडियाज़ इमीडिएट विसिनिटी, क्योंकि वे जो थे क्यूबा और कोलंबिया वो इंडिया के नज़दीक पड़ोसी में नहीं थे, ठीक है, पड़ोस में नहीं थे। लेकिन ईरान को लेकर अब बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन ईरान पर जो है हाउएवर, हालांकि ईरान पर विच इज़ अ क्लोज नेबर, जो कि एक नज़दीकी पड़ोसी है, एंड हैज़ ए हिस्टोरिकल रिलेशनशिप, और इसका ईरान का जो है एक ऐतिहासिक संबंध रहा है इंडिया के साथ। तो गवर्नमेंट का जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है, हैज़ बीन द मोस्ट बजलिंग, वो क्या रहा है, वो बहुत हैरान करने वाला रहा है। इट हैज़ नॉट कमेंटेड ऑन द स्ट्रीट प्रोटेस्ट और द यूएस थ्रेट्स ऑफ स्ट्राइक्स एंड टैरिफ्स। इट मतलब भारत सरकार जो है हैज़ नॉट कमेंटेड, उसने जो है टिप्पणी नहीं की है, किसमें, ऑन द स्ट्रीट प्रोटेस्ट, यानी कि ईरान में जो सड़क पर प्रदर्शन जो हो रही, विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है, उस पर उन्होंने जो है कोई टिप्पणी नहीं की है, या फिर यूएस का जो थ्रेट्स है, जो धमकी है ऑफ स्ट्राइक्स, हमले की, एंड टैरिफ्स का, उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं की है। द MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, यानी कि विदेश मंत्रालय, हैज़ हाउएवर, हालांकि इशूड, जारी किया है, ट्रैवल एडवाइजरी, एक मतलब यात्रा परामर्श जारी किया है फॉर ईरान के लिए एंड इजराइल के लिए भी, एंड इज़ प्रिपेयरिंग इवैक्यूएशन प्लान्स, और तैयारी कर रहा है निकासी योजना का, यानी कि वहाँ से निकाले जाने का, फॉर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, इन ईरान में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑल्सो से, सरकारी अधिकारी जो हैं वो यह भी कहते हैं, या उनका यह भी कहना है कि इंडिया विल रिड्यूस इट्स ट्रेड विथ ईरान फर्दर, कि इंडिया जो है वो कम करेगा अपना व्यापार ईरान के साथ और भी ज़्यादा, फ्रॉम करेंट लो लेवल्स, यानी कि जो अभी वर्तमान में निम्न स्तर है जो इंडिया का ईरान के साथ व्यापार जो हो रहा है, उससे भी और कम करेगा। द गवर्नमेंट्स मोटिवेशन, गवर्नमेंट का जो मोटिवेशन है, जो एक तरीके से कारण कहिए, इन नॉट नेमिंग द यूएस फॉर इट्स ऑब्वियस आवर रीच कैन बी एक्सप्लेन, यानी कि यूएस का जो स्पष्ट ओवर रीच है, यानी कि जो अतिक्रमण है या जो सीमा लांघने का जो काम है यूएस का, उसका नाम न लेना, उसके पीछे जो गवर्नमेंट का मोटिवेशन है, जो कारण है या जो प्रेरणा है, उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, यानी कि उसको समझा जा सकता है। आफ्टर अ 10 ईयर इन टाइज, यानी कि संबंधों में एक तनावपूर्ण वर्ष के बाद, एन फेलियर टू कॉन्क्लूड द इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, और जो विफलता थी संपन्न करने की इंडिया यूएस, भारत और अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार समझौता को संपन्न करने के लेकर जो एक विफलता थी, उसके बाद, ठीक है ना, देयर इज सम होप, एक कुछ आशा है, ऑफ सम मूवमेंट, हलचल होने की,
ऑन रिलेशन टू, यानी कि संबंधों में जल्द ही कुछ हलचल होने की संभावना या आशा है। यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, अमेरिकी राजदूत जो हैं भारत में, ठीक है ना, सर्गियो गॉड हैज़ पेंटेड मतलब प्रेजेंटेड एन ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर फॉर टाइज, संबंधों के लिए जो है एक आशावादी भविष्य के को पेश किया है या बताया है। जो शुरुआत होगा किस चीज़ से, विद द ट्रेड एग्रीमेंट से एंड द इंक्लूजन ऑफ इंडिया, और भारत का शामिल किया जाना इन द यूएस हाई टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, ठीक है। यूएस का जो हाई टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप होगा जिसको पैक्स सिलिका नाम दिया गया है, नेक्स्ट मंथ, तो उसमें शामिल करना होगा, ठीक है। उसकी शुरुआत वहाँ से होगी। ऑफिशियल्स मे आर्ग्यू, अधिकारी भले मतलब कि ये तर्क दे सकते हैं, दैट लिटिल कैन बी गेन्ड, मतलब कुछ भी कुछ खास हासिल नहीं होगा, बाय स्पीकिंग अप नाउ, यानी कि आवाज़ उठाकर, एंड रिस्किंग अनदर डाउन टर्न इन टाइज, और फिर जो है संबंधों में एक और गिरावट का जोखिम लेकर, रिस्की मतलब जोखिम लेकर एक और गिरावट का संबंधों में, तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। लिटिल मतलब नो, ठीक है ना। हाउएवर, हालांकि ईच न्यू थ्रेट बाय द यूएस, कह रहा है कि हालांकि प्रत्येक नया थ्रेट, धमकी, बाय द यूएस के द्वारा, इज हर्टिंग ऑर्डिनरी इंडियंस, ये कहीं ना कहीं भारतीयों को हर्ट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, एंड द इंडियन इकोनॉमी को भी, भारतीय अर्थव्यवस्था को भी। अबव ऑल, ठीक है, सबसे बढ़कर जो है, इंडिया स्टैंड्स टू लूज इकोनॉमिकली, इंडिया जो है वो क्या करेगा, आर्थिक रूप से जो है वो लूज करेगा, खोएगा अपना रेपुटेशनली, यानी कि जो उनकी प्रतिष्ठा है वो भी, इन टर्म्स ऑफ इट्स अदर रिलेशनशिप एज वेल, और जो अदर रिलेशनशिप है अन्य देशों के साथ, ठीक है ना, उसके संदर्भ में भी, ठीक है ना, यानी कि इकोनॉमिक टर्म्स में, रेपुटेशन के टर्म्स में, और इन टर्म्स ऑफ अदर रिलेशनशिप जो है उनके टर्म्स में, ये इंडिया जो है वो लूज़ करेगा, ठीक है ना, इन अ ईयर, एक ऐसे वर्ष में, वेर इट होप्स, जहाँ उनकी आशा है या जहाँ उनको उम्मीद है होस्ट करने की, द ब्रिक्स प्लस समिट, यानी कि ब्रिक्स प्लस जो समिट होने वाला है, शिखर वार्ता जो है, जो कि इंडिया में होने वाला है, ठीक है, वो इंडिया जो है उसको होस्ट करने वाला है। तो उस ऐसे वर्ष में इंडिया जो है वो लूज़ करेगा इकोनॉमिक टर्म्स में, अपने मतलब आर्थिक संदर्भ में, या फिर रेपुटेशन जो इनकी प्रतिष्ठा है उसमें, और जो अन्य देशों के साथ जो इनका संबंध है उस चीज़ में। द मोदी गवर्नमेंट्स एक्सपीरियंस फ्रॉम 2019, अब कह रहा है कि मोदी सरकार का जो अनुभव है उन 2019 से, व्हेन इट गेव अप, जब इसने जो है त्याग दिया था, बाइंग ईरानियन एंड वेनेजुएलन ऑयल, जब इसने छोड़ दिया था खरीदना ईरान और वेनेजुएला का तेल, अंडर यूएस प्रेशर, यूएस के दबाव में, शुड बी ए सिग्नल लेशन, ये जो है एक सांकेतिक क्या होना चाहिए, एक मतलब सांकेतिक एक सबक होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दे रहा है पैरेंथेसिस, और ये बोल रहा है कि अपीजमेंट ऑफ ए ग्लोबल पावर, ठीक है, यानी कि जो वैश्विक शक्ति है, कोई भी वैश्विक शक्ति हो, ठीक है, उसका जो अपीजमेंट, तुष्टिकरण, ठीक है, हाउएवर स्ट्रांग, भले ही वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ठीक है ना, ग्लोबल पावर भले ही वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कैनॉट इंश्योर, वो सुनिश्चित नहीं कर सकता है भारत के हितों को, ओनली एन असर्सन, केवल जो आपका दावा है, आपका जो पक्ष है, जो वो एकदम मुखर रूप से जो रखना जो होता है, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, ठीक है ना, जो आपका इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है, ठीक है, उसको सही तरीके से या मुखर तरीके से रखना, ठीक है, वही आप ये मतलब कि आपके हित को, कैन डू दैट का मतलब हो गया आपके इंटरेस्ट को, कैन इंश्योर इंडियाज इंटरेस्ट। तो आज के इस एडिटोरियल का सार यानी कि कंक्लूजन यही है कि वैश्विक राजनीति में कोई भी रिश्ता मुफ्त नहीं होता। लेखक ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भारत को, यानी कि लेखक कौन है यहाँ पर, जो एडिटोरियल है वही, भारत को अपने आर्थिक और कूटनीतिक
हितों की रक्षा के लिए अमेरिका के साथ संबंधों में संतुलन बनाना होगा। सिर्फ चुप रहकर या दबाव में आकर हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि रणनीतिक स्वायत्ता को दांव पर नहीं लगा सकते। जैसा कि हमने चर्चा की, 2019 का अनुभव हमें सिखाता है कि तुष्टीकरण कभी भी दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकता। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को अमेरिका के खिलाफ अधिक मुखर होना चाहिए, या फिर मौजूदा वैश्विक हालातों को देखते हुए मौन रहना ही एक समझदारी भरी रणनीति है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर आपको आज का यह विश्लेषण और ग्रामर की व्याख्या या एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे ही गहराई से भरी एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस एडिटोरियल का जो पीडीएफ है जिसमें शब्द डाले हुए हैं वो आपको नीचे दिए गए यानी कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है उस पर मिल जाएगी। कल फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी सोच को विस्तार देते रहिए। जय हिंद।